नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के समय में हर एक इंसान के ऊपर एक साइकोलॉजिक प्रेशर रहता है कि उसका एक खुद का घर हो ताकि सोसाइटी में वो अपना स्टेटस मेंटेन कर सके। लेकिन इस महंगाई के जमाने में एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति पूरे घर का एक साथ खरीदने के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए वो होम लोन ट्राई करता है और हमारे देश में एक डाटा के अनुसार लगभग 30% ही ऐसे लोग हैं जो होम लोन अवेल कर पाते हैं, बाकी को होम लोन नहीं मिल पाता क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस उनको पूरा पता नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन का पूरा प्रोसेस आपके सामने क्लियर करूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी होम लोन ले सके। आज की वीडियो दोस्तों 5 पार्ट में डिवाइड होगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको होम लोन कितना मिलेगा, होम लोन लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होने चाहिए, होम लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, होम लोन का दोस्तों फुली प्रोसेस क्या होगा जब हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। और दोस्तों नंबर 5 पर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा एक प्रो टिप्स जिससे आपको सस्ता होम लोन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम होम लोन लेने के बारे में सोचते हैं और प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं कि जितने रुपए की मैंने ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, क्या बैंक इतने अमाउंट का लोन देगा। मान के चलिए हम 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले यही कंफ्यूजन रहता है कि हमने प्रॉपर्टी तो सेलेक्ट कर ली, क्या इतने रुपया बैंक हमें लोन दे देगा। तो इसका दोस्तों सिंपल सा फंडा है कि जो होम लोन है उसकी अमाउंट आपकी एज और सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो उसका सीधा सा फंडा है कि होम लोन की जो ईएमआई है, आपकी जितनी भी सैलरी है उसकी 45% से ज्यादा की ईएमआई बैंक नहीं बनाएगा। यानी कि जितने ज्यादा आपकी सैलरी होगी बैंक आपको उतने ही रुपए का लोन दे सकता है। मान के चलिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और जो बैंक का अभी ब्याज चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75 है और अगर आप 20 साल तक के लिए होम लोन लेते हैं तो इसकी दोस्तों ईएमआई बनेगी 22,500 रुपए। तो इधर बैंक आपको 29,59,109 रुपए का लोन दे देगा। और अगर आप यही 30 साल के लिए लेते हो तो इधर आपको 34 लाख रुपए के करीब का बैंक जो होम लोन प्रोवाइड कर देगा। यानी कि जितनी आपकी सैलरी होगी, इसका कैलकुलेशन का एक और फंडा है कि जितनी आपकी सैलरी है अगर आप 20 साल तक उस लोन को ले रहे हैं होम लोन को, तो उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने रुपए का बैंक है आपको होम लोन प्रोवाइड कर देगा। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो बैंक आपको 60 लाख रुपए तक का लोन दे देगा। अगर 50,000 रुपए सैलरी है तो बैंक आपको 30 लाख रुपए तक का दे देगा। लेकिन इससे ज्यादा भी लोन आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लोन का जो ड्यूरेशन है यानी 20 साल की जगह आपको 25 साल या 30 साल करना पड़ेगा। तो बैंक इसकी अमाउंट भी बढ़ा देता है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा है कि क्या जो मान के चलिए हमने 40 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो सेलेक्ट कर ली, क्या बैंक उस पूरी प्रॉपर्टी का हमें होम लोन दे देगा? ऐसा नहीं है। जितनी भी दोस्तों आप प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करते हैं उसकी जितनी वैल्यू है, होम लोन बैंक उस पूरी वैल्यू का पूरा फाइनेंस नहीं करता है। इसके लिए दोस्तों सिंपल फंडा है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है 30 लाख रुपए से कम है तो बैंक उसका 90% होम लोन प्रोवाइड करेगा। यानी बैंक आपको 27 लाख रुपए तक का होम लोन दे देता है। यदि आपकी 30 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक के बीच में प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट की है तो बैंक उसका 80% ही होम लोन देगा। और अगर 75 लाख रुपए से ज्यादा की आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है तो बैंक आपको 75% तक ही होम लोन देगा। यानी दोस्तों इधर दो कंडीशन बन जाती है कि कितना मिलेगा और जो हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है उसका कितने परसेंट बैंक फाइनेंस करेगा। जितनी आपकी सैलरी है उसका 60 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 साल के लिए, और अगर आप मतलब 30 साल तक के लिए जाते हैं तो उधर भी आपका बढ़ जाता है। और बैंक आपने जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है उसका 100% कभी भी फाइनेंस नहीं करता है। इसका 90%, 80% और 75% इतना बैंक फाइनेंस करता है। तो आई होप कि इधर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कितना लोन मिलेगा और जो हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है उसका कितना परसेंट बैंक फाइनेंस करेगा। तो यहां पर हमने हमारी प्रॉपर्टी भी सिलेक्ट कर ली और हमें आइडिया भी हो गया कि इतने लाख रुपए तक का बैंक हमें लोन दे देता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि होम लोन रुकने की सबसे मेन वजह दोस्तों डॉक्यूमेंट होती है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेते हैं दोस्तों, इधर जो डॉक्यूमेंट है 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। सबसे पहले होते हैं दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट, जो आदमी लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। उसके बाद दोस्तों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कि आप जो प्रॉपर्टी बाय करने हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और दोस्तों तीसरा होता है कि आपका जो
इनकम डॉक्यूमेंट रहते हैं कि आप किसके बिहाफ पर लोन ले रहे हैं, आप ईएमआई कैसे पे करेंगे। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी के रहते हैं। सबसे पहले अगर हम पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इसके अंदर दोस्तों आपका जो आइडेंटिटी कार्ड चाहिएगा, आपका आईडी कार्ड चाहिएगा, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका रेजिडेंस प्रूफ हो गया जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ये जो 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट में चाहिए। दोस्तों प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ज्यादा है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इधर कम से कम 6 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। सबसे पहले जो सेल्स डीड रहती है, यानी कि जहां से आप बाय कर रहे हैं उधर जो बेचने वाला वो एक सेल्स डीड बनाता है, वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद दोस्तों जो बिक्री का जो स्टैंप एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट बनता है आपके बीच में और जो बेचने वाला है वो। सेकंड नंबर पे दोस्तों जो रहता है, जो हाउसिंग या सोसाइटी है या फिर जो बिल्डर है उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो ऑलरेडी वो अपने आप दे देंगे। दोस्तों थर्ड डॉक्यूमेंट रहता है कि जो कब्जा का सर्टिफिकेट है या जो लैंड टैक्स रसीद है, एक रसीद रहती है जमीन की वो, या फिर जो कब्जा का सर्टिफिकेट है, आपको पता होगा इंतकाल करवाते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में बहुत जगह इंतकाल रहता है, वो सर्टिफिकेट हो गया। दोस्तों 4 नंबर पर रहता है निर्माण लागत का विवरण, यानी कि कितने रुपए उस फ्लैट को बनाने में लगे हैं या जो आप मकान खरीद रहे हो उसका इवैल्यूएशन कितना, उसका एक सर्टिफिकेट रहता है, वो हो गया। 5वें पे रहता है दोस्तों जो बेचने वाले या बिल्डर की जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, वो इधर रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो आदमी बेच रहा है जिसके अकाउंट में बैंक पैसे डालेगा होम लोन के, उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। और दूसरा दोस्तों रहता है फाइनली एक जो पहले जो कब्जे का सर्टिफिकेट बताया था उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, यानी ये जो 6 डॉक्यूमेंट रहते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट इनकम डॉक्यूमेंट कि किसके बिहाफ पे बैंक आपको लोन देगा, कि आप कहां से भरेंगे। दोस्तों इसको भी 2 कैटेगराइज किया गया है कि एक सैलराइड पर्सन के लिए जिसकी सैलरी आती है, दूसरा रहता है बिजनेसमैन के लिए। सैलराइड पर्सन को जो दोस्तों होम लोन है बहुत ही इजीली मिल जाता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप सैलराइड पर्सन है तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है 3 महीने की, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकंड में आपका जो फॉर्म 16, आपको पता होगा कि साल के एंड में फॉर्म 16 मिलता है, उसकी कॉपी। और बैंक स्टेटमेंट आपके लास्ट 3 महीने के जो अकाउंट है उसकी। ये 3 डॉक्यूमेंट सैलराइड पर्सन के लिए। और अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए दोस्तों इधर मिनिमम 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले जो आपका बिजनेस है उसका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कि जो एड्रेस प्रूफ कहां पर है बिजनेस आपका, एस्टेब्लिशमेंट कहां, उसका फुली एड्रेस प्रूफ। उसके बाद दोस्तों जो आईटी रिटर्न है, लास्ट के 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए बिजनेस का। उसके बाद जो बैलेंस शीट है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए और वो ऑडिट किया होना चाहिए किसी सीए द्वारा, यानी आपका जो बिजनेस आप उसकी जो बैलेंस शीट बनाते होंगे वो किसी जो सीए है उससे पूरी तरह से ऑडिट की हुई हो। उसके बाद जो बिजनेस का लाइसेंस, यानी कि आपको पता कि दुकान जो भी खोलते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं तो सरकार से उसकी परमिशन लेते हैं, तो उसके बिजनेस का लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है 6 महीने की, वो होना चाहिए। ये जो 5-6 डॉक्यूमेंट है दोस्तों, या 5 या 6 डॉक्यूमेंट ये आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों ये जो 2 कैटेगरी में बैठा गया कि सैलराइड पर्सन के लिए और बिजनेसमैन के लिए, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो दोनों के लिए सेम है। उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी इनकम डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो हमारे होम लोन के पूरे डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कौन से में अप्लाई करना चाहिए। तो अमूमन आपने भी देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा होम लोन के सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है, और मॉर्गेज लोन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं, गवर्नमेंट बैंक है। तो दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो दोस्तों फ्लैक्चुएट करता है। इधर 2 तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, एक फिक्स्ड रहता है। देखिए सबसे पहले जब भी आप होम लोन अप्लाई करते हैं तो हमेशा आप ये समझ के चलिएगा कि कौन सा मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है चूज करना, फ्लोटिंग या फिर फिक्स्ड। फिक्स्ड में दोस्तों हमेशा फिक्स्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लोटिंग से अभी 1% ज्यादा है, तो मैं इधर सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाइएगा। इसके फायदे क्या है कि जैसे आगे फ्यूचर में अगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ईएमआई पे करनी है, अगर बढ़ेगा तो बढ़ने पे, लेकिन चांसेस कम है कि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो ईबीएलआर है उसके साथ अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है, यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट।
2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन इसी से दे रहा है। लेकिन इधर ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता हूं। अगर आज के समय में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आपका 30 लाख रुपए तक का आप होम लोन लेते हैं तो इधर आपको 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 30 लाख से लेकर 75 लाख रुपए के बीच में होम लोन लेते हैं तो इधर आपको 7.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप 75 लाख से ज्यादा होम लोन लेते हैं तो आपको 7.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे आपकी लोन की अमाउंट बढ़ेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। तो दोस्तों मैं दोबारा से आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप होम लोन अप्लाई करते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर कोई और बैंक हो, हमेशा आपको जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लैंडिंग रेट, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज करना है ताकि समय के साथ साथ आपके लोन की EMI एडजस्ट हो जाए। और साथ में इसमें एक फायदा और है कि जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया कि मेरे पास 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, मैं अपने होम लोन में डालना चाहता हूं, तो तुरंत आप उसको होम लोन में डाल दीजिएगा, जिससे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके साथ आपकी EMI कम हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपका होम लोन फिनिश हो जाएगा। तो दोबारा से याद रखिएगा कि जब भी आप होम लोन लेते हो, हमेशा जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी के साथ होम लोन लीजिए। दोस्तों यहां पर हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4th स्टेप आता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इधर ही हमारा टाइम सबसे ज्यादा खराब होता है। इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है होम लोन का। इसके लिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो रेडी करने हैं। जैसे ही आपके प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके बताए वो रेडी हो जाते हैं, जैसे कि आपका शेयर ऑफ एग्रीमेंट है, आपका जो साइट है, सैंक्शन साइट प्लान है, पूरा आपका जो जिससे आप खरीदेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो लीगल ओपिनियन है वो लेना पड़ेगा। लीगल ओपिनियन का मतलब दोस्तों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद जो डॉक्यूमेंट है आपको लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट है, मतलब उधर ही बैंक के एडवोकेट रहते हैं, बैंक हायर करता है या बैंक के खुद के भी एडवोकेट रहते हैं, उधर आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो एडवोकेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो उन डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करेगा। जैसे वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देता है, अगर उसमें कोई कमी रहती है तो आपको बता देगा कि ये कमी है। अगर कमी नहीं है तो SBI का पैनल का जो एडवोकेट है उनको वेरीफाई कर देगा। उसके बाद दोस्तों जो 3rd स्टेप आता है वो आता है प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन। यानी आपने तो अपनी प्रॉपर्टी चूज कर ली, बिल्डर ने आपको बता दिया कि इतने रुपए की है, लेकिन बैंक भी उसको वैल्यूएशन करता है। ऐसा तो नहीं कि बिल्डर ने 1 करोड़ बता दिया और बैंक की नजर में वो 20 लाख रुपए की है। तो 3rd स्टेप में दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है। यानी यहां पर जो लीगल डॉक्यूमेंट है पूरे होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैनल का जो अधिकारी है आपकी प्रॉपर्टी पर लोकेशन पर जाता है, उसको इवैल्यूएट करता है और उधर आपको एक लेटर देता है कि भैया आपने जो ये प्रॉपर्टी चूज किया है 40 लाख रुपए की, इससे हम सहमत हैं, 40 लाख रुपए इसकी एक्चुअली वैल्यू है, और एक जो इवैल्यूएशन लेटर है आपको दे देता है। यानी इधर क्लियर हो जाता है कि बैंक आपको इतने रुपए का जो लोन है देने के लिए रेडी होता है। दोस्तों होम लोन प्रोसेस में नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है ई स्टैंपिंग का। यानी कि जो आपके लोन के सेल्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट है रेडी हो चुके हैं, उनको क्या करना पड़ता है, ई स्टैंप करवाना पड़ता है। पहले आपको पता होगा कि कोर्ट से वो पर्ची आती थी, 100-200 रुपए की लगाते थे हम स्टैंप। अब ई स्टैंपिंग करवाना पड़ता है, जो कि आगे जाके एग्रीमेंट बनते हैं। मतलब वो ई स्टैंप जैसे ही करवा लेंगे उसके बाद बैंक के बीच में और आपके बीच में एग्रीमेंट बनेगा। 5 स्टेप में दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन है आपको सबमिशन करनी पड़ती है। यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट है उनके साथ आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो भरनी है। सभी डॉक्यूमेंट को आपको ब्रांच में जमा करवा देना और यहां पर बैंक आपको सॉफ्ट अप्रूवल दे देता है लोन का कि ठीक है हम रेडी हैं। दोस्तों जैसे ही बैंक आपको होम लोन का सॉफ्ट अप्रूवल दे देता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन का। लोन सैंक्शन होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दोस्तों जो ई स्टैंप पेपर है वो आपको डिमांड करता है कि भैया ई स्टैंप दे दीजिए, आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट बनेगा। तो दोस्तों इधर आपको ई स्टैंप रेडी करने पड़ेंगे। आपको जो 2 स्टैंप हैं वो 400-400 रुपए के इधर चाहिएगे, जिसमें फर्स्ट पार्टी आप बोरोवर बनेंगे जो होम लोन ले रहा है, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है, उसके अंदर एग्रीमेंट लिखे जाते हैं, आपने भी देखा होगा कोर्ट में जो छापते हैं। उसके बाद दोस्तों जो एक स्टैंप है आपको 200 रुपए की चाहिएगी, जिसमें फर्स्ट पार्टी बोरोवर बनेगा,
सेम सेकंड पार्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड है, आपको एक स्टैंप और चाहिएगी 200 रुपए की, जिसके अंदर दोस्तों जो फर्स्ट पार्टी है गारंटर बनेगा, बीच में बैंक गारंटर भी तो लेता है ना भाई, कौन गारंटर रहेगा वो बनेगा। और सेकंड दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। और जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको ब्लैंक चेक बैंक को देने पड़ेंगे, 1 या 2 3 वो डिमांड कर सकता है। फाइनली दोस्तों जो इसके बाद लोन एग्रीमेंट बन जाएगा, जो स्टैंप पेपर आपने दिए हैं उनके ऊपर बैंक अपने जो लोन एग्रीमेंट है और जो लोन डिसबर्समेंट है वो कर देगा, यानी लोन एग्रीमेंट है वो आपको दे देगा, आपसे साइन हो जाएंगे, बैंक के साइन हो जाएंगे। और उसके बाद जो लोन की अमाउंट है डायरेक्टली आपने जहां से होम लोन लिया उसके अकाउंट में डाल देंगे। वो प्रोसीजर रहता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो 20-30% ऐसे करके डालता है, और अगर आप डायरेक्टली होम खरीदते हो तो पूरा अमाउंट बैंक ओनर जिससे आपने खरीदा उसके अकाउंट में डाल देता है। तो ये था पूरा प्रोसीजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने का, कि आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। अब दोस्तों 5 चीज आती है कि आपको प्रो टिप्स देनी है कि जिससे आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। दोस्तों यदि आपका कोई होम लोन चल रहा है और वो होम लोन 2019 से पहले आपने लिया है या उसके बाद भी आपने लिया है, और जिसमें आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, तो उसको आज ही आप तुरंत आप उसको EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ चेंज करवा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फायदा आपका होगा, आपके लाखों रुपए इधर बच सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा चल रहा है, तुरंत बैंक के साथ बात कीजिए कि भैया मैंने होम लोन लिया था, मेरे को बताइए कि मेरा होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। अगर बैंक बोलता है कि नहीं आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हो फ्लोटिंग में। और अगर वो बैंक मना कर रहा है कि नहीं भैया मैं नहीं करूंगा, तो आप अपने होम लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी फैसिलिटी देता है कि आपका PNB में चल रहा है, HDFC में चल रहा है, ICICI में चल रहा है, अगर वो नहीं करते हैं फ्लोटिंग में तो उसके बाद आप होम लोन को ट्रांसफर करवा लें, जिससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। अगर मैं एक कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगा कि कितने रुपए तक का अमाउंट आपका बच सकता है। फाइनली दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर था, ये प्रो टिप्स थी। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 3 दिन सर्च किया है, सर्च करने के बाद पूरा टॉपिक लिखा है, उसके बाद आपके सामने बोल रहे हैं। तो आई होप की वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे। फ्यूचर में दोस्तों इसी तरह से फाइनेंशियल अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।